हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस लेडीज एंड जेंटलमैन। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए मैं निखिल गोयल आज एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आज नए अंदाज में आप लोगों के सामने आया हूं और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए पेंटेप पे पढ़ाकर विदाउट फेस दिखाकर लेक्चर कर तो रहा था, लेकिन आज थोड़ा नए अंदाज में कर रहा हूं। सो बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोगों का एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के तहत कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के तहत हम लोगों का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोन टू बी एज द वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। और वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में हम लोगों ने 2 क्वालिटी पैरामीटर को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। पहला क्वालिटी पैरामीटर जो मेरे पास आता है बेटा, दैट इज नोन टू बी एज फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, और दूसरा मेरे पास आता है जिसको केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो अभी मेरे पास बचा हुआ है जो मुझे बेसिकली आपको कराना है, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आप लोगों को फिजिकल क्वालिटी और केमिकल क्वालिटी के तहत कंटेंट दिया है वो कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और मैं 2 बात आपको बोलना चाहता हूं कि जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम के पैटर्न जो है वो थोड़े करके चेंज हो रहे हैं। अब क्या है ना कि उन्हीं एग्जाम के पैटर्न पे आपको चलना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेवल हाई बता रहा हूं। जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से थोड़ा सा ज्यादा बता रहा हूं, ताकि आप कहीं से अगर कुछ भी ना पढ़ो तो एटलीस्ट इस कंटेंट को पढ़ने के बाद एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर पाओ। और आज भी मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, बाय द वे मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज नोन टू बी एज बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में वैसे तो जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आई विल बी गोइंग टू ट्राई कि मैं आप लोगों को थोड़ा ज्यादा बता दूं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो समझने के बाद आप लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस अगर आता है तो मेरा ये मानना है कि जो आप लोगों को याद करने की चीजें है ना, अब एनवायरमेंट तो सारा का सारा देखो याद करने का ही है। 85% एनवायरमेंट रट्टा मारो जिंदाबाद, तो वो याद करने में आसानी हो जाती है, ये सच है। ठीक है, चल अभी शुरू करने से पहले आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड कि एक बारी मेरे को यस करो। इज एवरीथिंग ओके नाउ? मेरी आवाज मस्त आ रही है, मेरा फेस बढ़िया दिख रहा है, मेरा बोर्ड तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा है? जल्दी से मेरे को बताओ ताकि मैं एकदम बढ़िया तरीके से कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं तुम लोगों को। चलो भाई, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की जब भी मैं बात करूं, सबसे पहले मेरे पास एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बायोलॉजिकल शब्द को सिर्फ एक ही माध्यम से समझने का प्रयास किया है, और वो कहलाता है आप लोगों का लिविंग बीइंग। बायोलॉजिकल का मतलब ही होता है लिविंग बीइंग। तो यानी आपके अंदर आप सोचकर देखिए, आप खुद भी एक लिविंग बीइंग है, और आपको पता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर आप तो बहुत बड़े हैं। कुछ ऐसे ऐसे जीव जंतु और लिविंग बीइंग उपस्थित हैं जो दिखते नहीं है बट होते हैं। हाँ, तुमने सुना भी होगा, कई बार लोग कहते हैं कि तुम सांस लेते हो ना, तुम नॉनवेज तो नहीं खाते, लेकिन तुम्हें पता है तुम सांस लेते हो दिन भर में कितना सारा गोश्त अंदर ले जाते हो। अरे तो वो गोश्त क्या है? वो लिविंग बीइंग है जो हवा में आसपास उपस्थित है, जो ऐसी ऐसी जगह उपस्थित है कि तुम सोच भी नहीं सकते। इवन तुम्हारे पेट के अंदर भी उपस्थित है। जी हाँ, तो आपके पेट के अंदर भी लिविंग बीइंग तो है। तो उन्हीं लिविंग बीइंग की आज मैं चर्चा कर रहा हूं। समझ कर देखिएगा मेरे बच्चे कि तुम लोगों को पानी मिला, उस पानी में भाई काजू किशमिश तैर रहे हैं। आज से पहले मैंने बात करी थी, सपोज पानी का कलर चेंज है, पानी के अंदर कंकड़ है, पानी के अंदर कोई अलग से क्रीम मिला के दे दी है तुम लोगों को, तो गंदा पानी कहलाता है ना। और वो गंदा पानी जो है वो फिजिकल और केमिकल क्वालिटी पैरामीटर के तहत हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। मेजर बात आती है अभी कि अब थोड़ा सा दूसरी तरफ सोचकर देखिएगा। मैंने तुमको एक नाम दिया कि सपोज पानी के अंदर काई लगी हुई है और मैंने तुमको पीने के लिए दे दिया। एग्जाम्पल तो ढंग का देते यार।
सोचा भी नहीं जा रहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोचकर देखो कि पानी के अंदर काई जमी हुई है और मैंने तुम लोगों को पीने के लिए दिया, आप पियोगे? नहीं। और आपको एक बात पता है, तुम्हारी जो काई होती है उस काई को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है बच्चे एल्गे। उस काई को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है एल्गे। और आपको मैं बता दूं, ये एल्गे जो होती है ना, ये लिविंग होती है। हाँ, तो अब एक चीज तो समझ आ गई है कि अगर पानी के अंदर लिविंग बीइंग उपस्थित है तो दैट वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड बाय मी, ऑब्वियसली। अब मेरी बात आती है यहां पर कि जब मैं वो पानी पी नहीं सकता तो और ज्यादा डिटेल में समझता हूं। एल्गे तो चलो मेरे को दिखती है, कई ऐसी चीजें होती है दिखती नहीं है। आसपास तुमने सुना होगा बैक्टीरिया, आसपास तुमने सुना होगा वायरस, आसपास सुना होगा आप लोगों ने प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स, ये सारी चीजें दिखती नहीं है बट होती है। तो अब अगर ये पानी में उपस्थित है तो ऑब्वियसली मैं वो पानी कंज्यूम करूंगा तो मेरे शरीर के अंदर जाएंगी, और मेरे शरीर के अंदर अगर कोई भी लिविंग बीइंग जाता है तो जाहिर तौर पे बीमारियां फैलाना शुरू कर देता है। तो आज मैं आप लोगों को उन्हीं लिविंग बीइंग्स के पैरामीटर्स के बारे में बताने वाला हूं जो पीने वाले पानी में या कोई और पानी आप लोग उपयोग में लेते हैं उस पानी में उपस्थित ना हो। क्यों? क्योंकि अगर वो लिविंग बीइंग उपस्थित है उन पानी के अंदर तो वो पानी आपको कंज्यूम करने पे दुनिया भर की बीमारियों से गुजार सकता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इन वाटर। और बायोलॉजिकल का मतलब ही होता है लिविंग बीइंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंस ऑफ, शब्दों पर गौर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेस क्लियर करते हैं। प्रेजेंस ऑफ a living being in water, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द थिंग्स, हाउ टू मेजर, व्हाट आर द इंपैक्ट्स, व्हाट आर द डिजीज, कौन करता है कौन नहीं करता, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल अब मेरी यहां से बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि आप जब बात करते हो तो मैंने आप लोगों को कहा कि जनरली विजिबल तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर काई है पानी के अंदर तो हो सकता है तुम हाथ से या किसी मशीन से या किसी जाले से काई को साइड कर दो, लेकिन तुम देखोगे काई को साइड करने के बाद भी पानी साफ नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अभी भी ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित है। रियल शब्द आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित है जो बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने कहा कि आपके पास पानी के अंदर दुनिया भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उपस्थित होते हैं। अभी शब्दों पर गौर देना, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, या पता भी होगा तो इस पर गौर देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिखने का एकमात्र मैं तो ऐसे ही समझता हूं जो ऑर्गेनिज्म दैट कैन, अच्छा ऑर्गेनिज्म तो सबको पता है ना, दैट कैन विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दिखते हैं, दैट कैन विजिबल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई डेफिनेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में उपस्थित होते हैं। अब जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में उपस्थित होते हैं तो ये ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स, जिसमें ह्यूमन और एनिमल दोनों आते हैं, उनको बीमार कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफ प्रेजेंट इन द वाटर, if present in the water can affect the human beings as well as animals, human and animals। और इन दोनों के लिए जो कॉमन शब्द आता है उसको हम कहते हैं लिविंग बींग्स। ठीक है, अब क्या है ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में अगर उपस्थित है तो ये दुनिया भर की बीमारी फैला सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इमेजिन कर रहे हो। और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग टेक्निकल भाषा में नाम देते हैं पैथोजेंस। समझना, आर ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेंस, ये लिख देता हूं, ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेंस। इन्हीं को हम लोग पैथोजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, छोटी सी बात आपको समझ के रखनी है भाई, काफी जरूरी आती है। इन्हीं को हम लोग
पैथोजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो पैथोजेंस क्या होते हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में आपको लिखना चाहूं तो मैंने कहा पैथोजेंस को सिंपल और सिंपल ऐसे लिख देता हूं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो जो डिजीज को कॉज नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं नॉन पैथोजेंस। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, जो पानी में बीमारी कॉज करते हैं उनको पैथोजेंस, और जो बीमारी नहीं कॉज करते उनको नॉन पैथोजेंस। कैन नॉट कॉज डिजीज, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? नॉन पैथोजेनिक। क्लियर है? चल, अब ये भी 3 टाइप के होते हैं पैथोजेंस। आपके 3 टाइप के आते हैं, 3 भी नहीं 4 होते हैं बेसिकली। एक तो क्लासिफिकेशन जो है टाइप्स के बेसिस पे करी गई है, एक इनके लिविंग प्रोसेस के बेसिस पे करी गई है। मैं सबको समझा दूंगा आपको। 4 टाइप्स के मेरे पास पैथोजेंस होते हैं। कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं मेरे पास? पहला पैथोजन होता है दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। दूसरा पैथोजन मेरे पास होता है दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। तीसरा पैथोजन मेरे पास होता है दैट इज कॉल्ड वायरस, एंड द फोर्थ पैथोजन इज कॉल्ड हेलमिन्थ्स। ठीक है, ये 4 तरीके के आपके पास पैथोजेंस आते हैं। ये कौन से पैथोजन है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो बैक्टीरिया होता है ना, वो बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट होता है। सबसे छोटा पैथोजन कौन सा? बैक्टीरिया। तो आपको मैंने कहा ये जो आपके पास बैक्टीरिया है ना जेंटलमैन, ये बैक्टीरिया क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहली प्रॉपर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट ये है। और दूसरा आता है ड्रास्टिक या फिर हैजार्डस। मेरे पास इसके जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा गंदे जा सकते हैं, इनकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। इवन आई कैन गो विद टाइफाइड, मैं टाइफाइड से गुजर सकता हूं, पैराटाइफाइड से गुजर सकता हूं, हेपेटाइटिस से भी गुजर सकता हूं बैक्टीरिया की मदद से। वैसे वो वायरस से होता है, मैं लिखवाऊंगा तुमको। तो अब मेरी बात को समझो, सबसे छोटा सबसे घातक, इसको पता करना अति आवश्यक होता है, नहीं तो बीमारी इतनी ज्यादा फैला देगा कि तुम्हारे पेट, सिर, नाक, आंख सब में एलर्जी होकर और तुम बहुत तगड़े बीमार पड़ने वाले। तो हमारे कोर्स के अंदर ना, और हमें वैसे भी एनवायरमेंट के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्या आवश्यकता होती है? जो दिख नहीं रहा और जो बहुत गंदा है। इसीलिए हमारे कोर्स के अंदर भी बैक्टीरिया को अच्छा खासा कंसंट्रेशन दिया गया है। हम बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा एंट्रेनमेंट करते हैं और इसी को निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं मोस्ट कंसर्न्ड पैथोजन कौन सा है? ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। मोस्ट कंसर्न्ड पैथोजन्स वो कौन सा है आपका? दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को मेरी ख्याल में हिंदी में कहते हैं पुद्गल, मैं कंफर्म नहीं हूं, वैसे आपको पता होना चाहिए। चलो, ये क्लियर है ना तुम लोगों को? जल्दी से मेरे को एक बारी थम्स अप करो, इज एवरीथिंग क्लियर और नॉट? जल्दी से। क्लियर है। आगे मेरी बात आती है यहां पर। चलो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बस बैक्टीरिया ही पढ़ना है, और चीजें अपने को पढ़नी नहीं, क्योंकि वो फिर आगे चली जाती है मास्टर्स की तरफ। और इतना नहीं, सिर्फ जे लेवल। बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो पहला पॉइंट मेरे लिए बनता है दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इन पैथोजेनिक कैटेगरी। आपके पैथोजेंस के अंदर सबसे छोटे पैथोजेनिक कैटेगरी। दूसरी चीज मैंने तुम लोगों को जो कही कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है इनकी कि ये फिजन फंगाई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लिखो इसका मतलब क्या? बिलोंग्स टू फिजन फंगाई कैटेगरी। अभी ये होता क्या है, चलो इसको समझेंगे। फिजन का मतलब आप सभी को पता है लेडीज एंड जेंटलमैन, फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब होता है टूटना, है ना? फिजन और फ्यूजन आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्या है ना कि आपके पास एक है पेरेंट बैक्टीरिया। ये क्या है आपका? दैट इज कॉल्ड पेरेंट बैक्टीरिया। ये पेरेंट बैक्टीरिया अपने आप ही बाहर से एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करने के बाद ये छोटे छोटे बैक्टीरियाज में टूट जाता है। मेरी बात को समझ रहे? ये पेरेंट बैक्टीरिया अपने आप गेन सम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, एनर्जी गेन करेगा
और छोटे छोटे बैक्टीरियाज में टूट जाएगा। दैट आर कॉल्ड डॉटर बैक्टीरिया। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन फंगाई कैटेगरी। आपका बैक्टीरिया टूट रहा है ना, कैसे पैदा हो रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो समझ रहे हो? इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम। अपने आप से ही पैदा कर रहा है। हमारे पास क्या है? मम्मी पापा, दो मेल फीमेल मिलेगा तो बच्चा आएगा, सिंपल है। बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है, खुद से ही पैदा होके खुद ही खत्म होके दूसरे को बनाता है। अपने आप में ये खत्म होगा और दूसरे को बनाएगा। इसको कहते हैं सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम। आप मेरी बात को समझ रहे हो? तो आई कैन राइट इट एज, यहां से पेपर में क्वेश्चन क्या बनाएगा? यहां से पेपर में सिंपल क्वेश्चन बनाएगा कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है? वेरी सिंपल एंड सेल्फ रिप्रोडक्शन सिस्टम फॉलो करता है। एक और पॉइंट आता है कि ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी बाहर से कैसे और किस रूप में लेता है? लिखते हैं, एनर्जी गेन्ड बाय द बैक्टीरिया, एनर्जी गेन्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ, एनर्जी गेन्ड बाय बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में तुम लोगों को देखने को मिलेगी? इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में आएगी? कार्बन के फॉर्मेट में। अब क्या होता है ना कि देखो, कार्बन आपको पता है ब्रह्मांड के अंदर 95% चीजों में कार्बन है। हमारी बॉडी, हमारा प्लास्टिक, हमारा चश्मा, हमारा मोबाइल, हमारा कैमरा, हमारा स्मार्ट बोर्ड, हमारा पानी में भी कार्बन डाइऑक्साइड तो होती है। आसपास कोई भी चीज देख लो, सब कार्बन से बनी है। हाँ, तो बैक्टीरिया जो होता है उसकी खुद की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती। मैं ये बात लिखवाऊंगा, पहले सुन लो। बैक्टीरिया जो होता है उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं होती कि वो अपने आप से कार्बन को गेन कर ले। नहीं, क्यों नहीं होती अभी बताऊंगा। तो इसीलिए उसको ग्रो करने के लिए बाहर से कार्बन की जरूरत होती है। अब वो बाहर से कार्बन कैसे लेता है? आपके शरीर में गया, और आपका शरीर तो कार्बन का ही बना हुआ है। हाँ, तो आपके अंदर से खाना शुरू कर देता है, और जब अंदर से खाना शुरू करता है तो शरीर कैसा हो जाता है? ढीला। और ढीला मतलब एनर्जी खत्म। तुम्हारे शरीर का कोई चीज लॉस हो रही है तो खत्म ही होगी ना, और फिर बीमारी फैलना शुरू कर देता है। दैट इज एक्चुअली द मेन प्रोसेस जो समझ कर चलना है। ठीक है, चल। तो अभी मेरी बात आती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। तो होता क्या है ना, बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल नहीं होता। बैक्टीरिया डोंट हैव क्लोरोफिल। बैक्टीरिया डोंट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? आपने बचपन में बायोलॉजी में पढ़ा होगा और जनरल साइंस में भी पढ़ा होगा। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट जिससे ग्रीन कलर आता है, सुनने में मिला होगा, पता है ना, प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल नहीं होता, सो दैट डोंट हैव क्लोरोफिल, सो दैट दे कैन नॉट जनरेट कार्बन, they cannot generate carbon from carbon dioxide, इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बनाइए तुम्हारा एक, जिसके पास क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बन जनरेट करता है। कार्बन मतलब फूड, फूड मतलब एनर्जी। पेड़ करते हैं? करते तो है। पेड़ क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही होता है ना। और वो क्यों होता है? क्योंकि पेड़ के पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन इनके पास नहीं है भाई। तो ये तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते ना। क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। अब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हम ही तो खाएंगे, यही काम हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते, कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। छोटी सी बात है, आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकते। ये भी आप लोगों का एक वन लाइनर टाइप क्वेश्चन बन सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, याद रखिए। चलो आगे मेरी बात आती है यहां पर, प्लांट की लीफ ग्रीन होती है क्लोरोफिल से। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। आगे मेरी बात आती है यहां पर लेडीज एंड जेंटलमैन, कि बैक्टीरिया के बारे में सारी चीजें मैंने बताई, कैसे कैसे क्या होता है। अब बैक्टीरिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आया हुआ है। तो मेरे पास बात आती है कि ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग प्रोसेस भी होता है, वो भी लिखवा देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ
बैक्टीरिया की मैं बात करूं तो वो शेप के बेसिस पे जनरली करा जाता है। पहला होता है आप लोगों का दैट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल शेप्ड, आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ये सिलेंड्रिकल शेप्ड भी होते हैं, ये स्पाइरल शेप्ड भी होते हैं। स्पाइरल का मतलब समझते हो सारे बच्चे? जेंटलमैन, स्पाइरल मींस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो बैक्टीरिया स्प्रिंग की फॉर्म में भी होते हैं। तीसरा, दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, ये आप लोगों का स्फेरिकल शेप भी होते हैं। मार्कर दूसरा नहीं है क्या? चलो, अभी मेरी बात आती है मेजर तो 3 होते हैं, चौथा भी लिख सकते हो, दैट आर कॉल्ड कॉमा शेप्ड। तो ये 4 तरीके के आपके पास बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। इनके एग्जांपल्स होते हैं, बट आई डोंट थिंक यू नीड टू लर्न द एग्जांपल, बिकॉज इतना ज्यादा गहराई तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आईईएस लेवल भी नहीं जाता इतना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। आगे मेरी बात आती है यहां पर, इसके बाद मैंने आप लोगों को शुरू में ही कहा कि बैक्टीरिया आप लोगों के बहुत छोटे होते हैं, और जो भी चीज बहुत छोटी होती है ना, उसको नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जो भी चीज बहुत छोटी होगी उसको नापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो बैक्टीरिया को नापने का जो प्रोसेस है ना, दैट इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। सो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करना चाहते हैं। अब ये मैंने तुमको एक लाइन बोली है कि बैक्टीरिया जनरली डज नॉट measured on the daily routine because the process of measuring the counts of bacteria or number of bacteria is very complex. So अभी हम लोग जनरली यहाँ पे परफॉर्मेंस देने वाले हैं अपने टेस्टिंग की या अपने नंबर ऑफ बैक्टीरिया के डिटर्मिनेशन की। अब मेरी बात आती है यहाँ पर, जरा गौर करिएगा, तो अगला हेडिंग मेरे पास आता है मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको ये बात पहली बोली, मेजरमेंट कह लो या टेस्टिंग कह लो, टेस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका टेस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो डज नॉट फॉलो टू मेजर इन डेली रूटीन, मतलब जनरली आप लोग इसको डेली रूटीन में फॉलो नहीं करते। अब मैं आप लोगों को ना ये बताने वाला हूं कि बैक्टीरिया को मेजर करने के लिए कौन कौन से 3 मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखेंगे कि टेस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डन बाय 3 मेथड्स। 3 मेथड से आप अपने टेस्टिंग को कर सकते हैं बैक्टीरिया की। पहला मेथड आता है बेटा तुम्हारे पास, जिसको तुम कहते हो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन कह लो या फिल्टर कह लो, एक ही बात है, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। दूसरा तरीका आता है जिसको हम एमपीएन टेस्ट के नाम से जानते हैं। एमपीएन मींस मोस्ट प्रोबेबल नंबर, आई टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। और तीसरा आता है बच्चे जिसको हम लोग कॉलीफॉर्म इंडेक्स के नाम से जानते हैं। There are actually 3 methods with which we actually perform the density of bacteria in the water, उनका पता लगाते हैं। अब कॉमन सेंस मेरे पास आती है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा कि भाई आप अपने बैक्टीरिया की मेजरमेंट को डेली रूटीन में फॉलो नहीं करते, लेकिन करना तो पड़ेगा, कॉमन है, करना तो पड़ेगा। तो how actually we are going to perform? We can determine the density or number of bacteria in the water by 3 methods. What are those 3 methods? Membrane filter technique, MPN test, and another one is called coliform index test. Are you getting my terms? अब क्वेश्चन मेरा ये रह रहा है तुमसे अभी, और तुम आंसर दोगे आधे घंटे बाद, कि इन तीनों में से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हो, इन तीनों में से कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना चाहोगे और कर भी रहे हो, ये क्वेश्चन होगा। आई टेल यू, और तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, दैट इज द क्वेश्चन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वॉन्ट यस फ्रॉम योर साइड। आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट? जल्दी से, आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट? कल मेरे को सौरभ ने बोला कि सर आई एम नॉट फीलिंग दैट फील,
जो मुझे मिलनी चाहिए। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार आप लोग आए हो पेड कोर्स में, आपने पैसे दिए हैं ऑब्वियसली, और पेड कोर्स में आने के बाद अगर मजा नहीं आया तो मेरा मानना खत्म है। फिर आप लोग YouTube से पढ़िए, कंटेंट इज टोटली अवेलेबल ऑन YouTube। थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी, आपका सिलेक्शन वहां से भी हो सकता है, बट द मेजर थिंग इज कि यू शुड हैव सम ड्रास्टिक चेंज इन योरसेल्फ एज वेल एज इन द लेक्चर। अब दो बातें सुन लो मेरी, अभी तो लेक्चर पढ़ाऊंगा मैं, दो बातें सुनो। पहली बात, आप लोग डाउट्स नहीं पूछते, क्योंकि मेरा मानना यह है भाई टॉपिक थ्योरी तो आप बड़े बड़े हो गए हो, अगर आपको बुक भी दे दी जाए या कोई मटेरियल दे दिया जाए तो आप खुद से कर सकते हो। If you are enrolling in any civil engineering course, the major concern of enrolling in that course is that आप ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्लियर करो, जितना ज्यादा कंसेप्चुअल चीजों में घुसोगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन करोगे, उतना ज्यादा ना भीड़ का सामना कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, राजस्थान से बिलोंग करता है एक बच्चा, मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, 32 साल का हो गया, शायद मैंने पहले भी बताई हो, 0.32 नंबर से रह गया राजस्थान जेई में। वो बहुत दुख होता है ना जब इतनी एज हो जाती है और इतना कुछ नहीं हो पाता। बहुत मतलब धरती पे अगर नरक है तो वही है, उससे वर्स्ट सिचुएशन मुझे नहीं लगता कोई होती है। सोचकर देखिएगा 32 साल का हो गया और अब जाकर वो इस नंबर से रह गया, एज खत्म, अब जिंदगी शुरू करेगा। आधी लाइफ बीत चुकी है, मतलब आधी के आसपास बीत चुकी है, अब जिंदगी शुरू करेगा। वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में कभी ना आए, बस प्रे करना तो यही करना। उसको फेस करना 100 में से 2 लोगों के बस की बात होती है, बहुत परेशान हो जाता है इंसान और कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि किस्मत इतना माड़ी है। मेहनत तो ऑब्वियसली कर रहे हैं ना, 5 साल हो गए हैं उसको तैयारी करते हुए, और मेहनत तो कर रहा है भाई, जब भी 5 साल से कर रहा है, नहीं तो करता ही नहीं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। वहां अपने आप को भी नहीं कोस सकते, करें क्या भाई, कुछ समझ नहीं आता। मेरे से बात कर रहा तो आप थोड़ा सोचकर चलिएगा, बड़ा वर्स्ट सिचुएशन है वो, हमारे साथ भी होता है, मैं भी कोई बड़ा नहीं हूं तुमसे, हमारे साथ भी होता होगा, होता है, आज भी होता है। जब वो सिचुएशन सामने आती है ना, तो मुझसे बात कर रहा, मेरे से बड़ा एज में, आगे क्या किया जाए, इस स्टेज पे आके तो मैं भी हेल्पलेस हो जाता हूं। मैं क्या बताऊं करने के लिए, मैं यही कह सकता हूं क्वेश्चन कर ले, बुक कर ले, उसने सारी कर ली, सब कुछ तो कर लिया, 0.32 नंबर रह गए हैं। 0.32 नंबर तो कोई सीन ही नहीं बनता। यहां पर आकर टीचर हेल्पलेस अपने आप को फील करने लग जाता है, यहां पर आकर वो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, और उसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल टास्क होता है, बहुत मुश्किल टास्क होता है। मैंने उसको कहा प्रीवियस ईयर एसएससी जेई किए, हाँ, गुप्ता की किताब, हाँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर आईएएस क्वेश्चन, सर मैंने लास्ट टाइम करे हैं। अरे सब कुछ तो कर लिया भाई, बचा गया तेरा। वो चीज आप नहीं फेस करना। इसीलिए आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 0.32, 0.42, 0.5112 ऐसा करके जो नंबर रह जाते हैं ना आप लोगों के, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, ये गलती सिर्फ आपकी तैयारी की होती है। उस तैयारी में आपको जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था ना, वो कॉन्फिडेंस तुम्हें नहीं आ पाया। आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट थिंग जो मेरे अकॉर्डिंग तुमको पता लगनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस गेन करना है, और वो कॉन्फिडेंस जब आता है ना, तो तुम कभी भी देखना, कॉन्फिडेंस वाला बंदा कभी 0.123 या 3-4 नंबर से नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। जो फुली कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ना, उसका सिलेक्शन हो जाता है, होता है। और वो कॉन्फिडेंस अभी से ही क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो वो कॉन्फिडेंस गेन कैसे होगा, कोई प्याली तो पीने नहीं वाले तो मैं उम्र में हो सकता है कई बच्चों से बड़ा हूं, और हो सकता है यहां पर ही उपस्थित कई बच्चों से छोटा हूं, बच्चे नहीं, फिर कई बड़ों से छोटा हूं। हाँ, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है भाई, आप ही लोगों की हो, तो मैंने अपने टाइम पर फेस करा और आज भी मैं करता हूँ। हमारी भी जैसे जॉब इधर उधर हो जाती है तो हम लोग भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं ना, फिर तो हम भी फेस करते हैं। फिर ऐसा मेरे अकॉर्डिंग आपकी उम्र से जो मैं बीता था तैयारी करते हुए, वो कॉन्फिडेंस पढ़ाई में कैसे गेन किया था, दैट इज ऑलवेज
डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस नेचर कि आप डाउट पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप थ्योरी में तो नहीं फंस गए। तो मेरी बात को समझना, यू नीड टू प्रैक्टिस एज मैक्सिमम एज यू कैन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और डाउट्स पूछो, चैप्टर के साथ बंध के रहो, थ्योरी में मत फंसो, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। आप लोग सोचो मैं जो कह रहा हूं, ठीक है। चल कि अभी मेरी बात आती है यहां पर, और मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि मैं अपना YouTube चैनल खोलने का प्लान कर रहा हूं। तो बहुत हो गया यार, मतलब जगह जगह से ना बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा सिविल इंजीनियरिंग छूट ही रहा है देखी जाए तो मैं फाइनली डिसाइडेड कि अब मैं नौकरी छोड़ के ना अपना कुछ करूंगा। तो ऐप तो अपना हो ही गया है एंड आई एम डिसाइडिंग कि अब यूट्यूब चैनल पे भी काम करा जाएगा। सो जो आज से 2 साल पहले आप लोगों के लिए चलता था ना, वो सेम पैटर्न अब दोबारा से मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, बिकॉज देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु नीड्स एक्चुअली, तो वो मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत जल्दी ऐसा होगा, आई विल इन्फॉर्म जैसा भी होगा। अभी इस पे आते हैं, मेजर चीज आती है, द मेन प्रोसेस दैट इज विद मी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो कहलाता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। आप मेरी बात को समझना, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक बेसिकली क्या करता है, आपके पास एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन आप लोग समझते हैं ना, परत, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने सुना होगा। तो मेम्ब्रेन आपके पास एक फिल्टर मेम्ब्रेन है, फिल्टर पेपर, आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या होता है, दैट इज नियर अबाउट 150 माइक्रॉन्स। अच्छा, ये पढ़ाने से पहले एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं, फिर इसमें काम आ जाएगा। वो एक टॉपिक छोटा सा, अभी क्या होता है ना, मैंने जैसा कि तुम लोगों को बताया कि बैक्टीरिया जो होता है, वो बैक्टीरिया आप लोगों का बहुत छोटा होता है। आई एम सेइंग दैट दैट इज द स्मॉलेस्ट इन पैथोजेनिक कैटेगरी। आपके पैथोजेनिक कैटेगरी के अंदर सबसे छोटा यही होता है। अब जब ये सबसे छोटा है तो आई कैन से दैट इट इज हार्डेस्ट टू डिटेक्ट, सबसे मुश्किल होगा मेरे को इसको डिटेक्ट करना। ऑब्वियसली आपको सबसे मुश्किल लगेगा इसको डिटेक्ट करना। आपने कहा इफ इट इज हार्डेस्ट टू डिटेक्ट देन व्हाट शुड आई डू टू मेजर, मेरे को करना क्या पड़ेगा फिर मेजर करने के लिए। अभी मेरे पास बात आती है कि ना एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक क्या होते हैं, जो हार्मलेस होते हैं, जो हार्मलेस होते हैं, जो किसी भी तरह का मुझे कोई भी हार्म कॉज नहीं करते। और जब ये हार्मलेस होते हैं ना, तो आप देखेंगे यहां पर कि एक तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते हैं, लिव लॉन्गर, और दूसरी इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लार्जर इन साइज होते हैं देन बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया से थोड़े ज्यादा होते हैं, लार्जर इन साइज देन बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब ये पानी के अंदर ज्यादा देर तक रह सकते हैं और थोड़े बड़े भी होते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग यू वन थिंग कि दीज आर द प्रोवाइड्स फॉर रेसिडेंस। ये क्या काम करते हैं, ये आपको बैक्टीरिया के लिए प्रोवाइड्स साइट फॉर बैक्टीरिया रेसाइडिंग, आपके बैक्टीरिया के रेसिडेंस के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें मैंने तुम्हें बताई कि भाई आप लोगों का जो नॉन पैथोजेनिक होता है वो बीमारी कॉज नहीं करता, और वो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है। वो बैक्टीरिया को रहने के लिए, सांस लेने के लिए एक घर प्रोवाइड करता है, और वो घर जो है वो कौन देता है, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो बेसिकली अपने को डील करना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज एक्चुअली कॉल्ड कॉलीफॉर्म्स। तो ये जो कॉलीफॉर्म्स है ना, ये कॉलीफॉर्म्स आप लोगों को बैक्टीरिया को रेजिडेंस साइड प्रोवाइड करते हैं, और यही कॉलीफॉर्म्स आप लोगों के बैक्टीरिया की एब्सेंस या प्रेजेंस को इंडिकेट करते हैं। कैसे, कॉलीफॉर्म्स जनरली represents the absence and presence, absence या presence of बैक्टीरिया। आपके बैक्टीरिया के एब्सेंस या प्रेजेंस को ये बताते हैं। और कैसे बताते हैं, कॉमन सेंस कहती है ना,
अगर कॉलीफॉर्म उपस्थित है तो बैक्टीरिया उस पे रह सकता है, अगर कॉलीफॉर्म ही नहीं है तो बैक्टीरिया को घर नहीं मिलेगा, बैक्टीरिया खत्म। इसीलिए कॉलीफॉर्म का डिटेक्शन करना भी आसान। क्यों? क्योंकि भाई लार्जर है साइज के अंदर, और कॉलीफॉर्म्स के डिटेक्शन से मैं ये पता कर सकता हूं कि बैक्टीरिया है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया करने के लिए डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म को ही फॉलो करते हैं। तो ये बात आप लिख लो, ये बात आप लोग लिख लो कि डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया generally done with the help of done by डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स। आपके बैक्टीरिया की डिटेक्शन आपके कॉलीफॉर्म्स की डिटेक्शन से ही संभव होती है, डिटेक्शन ऑफ कॉलीफॉर्म्स। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है। आगे मेरी बात आती है यहां पर कि कॉलीफॉर्म्स को डिटेक्ट करना क्यों आसान है, वो आपको पता लग गया। कॉलीफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉलीफॉर्म्स। कौन कौन से आपके दो कॉलीफॉर्म होते हैं? टू टाइप्स ऑफ कॉलीफॉर्म्स। पहला कॉलीफॉर्म आपके पास होता है दैट इज कॉल्ड बी कॉली एंड अनदर कॉलीफॉर्म इज नोन टू बी एज ई कॉली। बी कॉली ई कॉली क्या है आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म। ये नाम इंपॉर्टेंट है, आजकल आपके एग्जाम में पूछने लग गए हैं इसके बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, याद रखना। बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल। आपके एनिमल्स के अंदर जनरली ये तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो आप लोगों के एस्केरिकिया कोली होते हैं ये आपको कहां देखने को मिलते हैं? ज्यादातर एक्वेटिक लाइफ में। तो एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन, एस्केरिकिया कॉलीफॉर्म जनरली फाउंड इन किसमें? दैट इज एक्चुअली नोन टू बी एज एक्वेटिक लाइफ। अभी एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, उनके अंदर एस्केरिकिया कॉलीकिया तुमको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मेरी बात आती है यहां से कि कॉलीफॉर्म जो है वो आप लोगों का कहां पर उपस्थित रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात लिखेंगे। फाउंड इन, यहां लिख रहा हूं मैं, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन्स, ह्यूमन या ब्रैकेट में एनिमल भी लिख लो, चलो, ह्यूमन एंड एनिमल्स इंटेस्टाइन्स, आपके इनके इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं ये। ठीक है, याद रखें। ओके, आगे मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहां पर। अब आप लोगों को बैक्टीरिया नहीं नापने, अब बेसिकली आप लोगों को कॉलीफॉर्म नापने हैं। तो कॉलीफॉर्म आप लोग कैसे नापते हैं? तीन तरीके से नापा जाता है। वन इज नोन टू बी एज दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, अनदर वन इज नोन टू बी एज दैट इज कॉल्ड एम्पियन टेस्ट एंड द थर्ड वन दैट इज कॉल्ड कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। आगे मेरी बात आती है, चलिए कम ऑन द फर्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक में आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर का 150 माइक्रॉन्स का पोर साइज होता है। याद रखना, पोर साइज है ये, पोर साइज। और दूसरी एक प्रॉपर्टी की इसी फिल्टर पेपर के अंदर 80% साइज होते हैं पोर्स के, 80% इसकी पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी का मतलब समझते हैं ना कि टोटल अगर एरिया ए है तो उसमें से 80% खाली है, पोर्स से भरा हुआ है वो। ठीक है, तो होता क्या है कि आप अपने वाटर सैंपल को, वाटर सैंपल इज प्लेस्ड ऑन फिल्टर पेपर, वाटर सैंपल इज प्लेस्ड ऑन फिल्टर पेपर एंड फिल्टर पेपर कैसा है आपको ब्रैकेट में लिखना है, दैट इज स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है प्योर, उबला हुआ पानी होता है ना, आपको बच्चे की बोतल होती है दूध पिलाने की, या कई बार डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन की सुई होती है, पुराने जमाने में हुआ करता था, आजकल तो नहीं, उसी सुई को उबाल के दूसरे बंदों पे यूज कर देता था। तो किसी भी चीज को जब हम उबालते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेराइल, स्टेरलाइजेशन उसको ही कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेराइल का मतलब क्या होता है? टू रिमूव बैक्टीरिया,
उस पर्टिकुलर पेपर में से बैक्टीरिया को रिमूव करने के प्रोसेस को स्टेरिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, आगे मेरी बात आती है कि अब क्या करते हो तुम अपने फिल्टर पेपर पे अपने इस सैंपल को डाल के रख देते हो। जैसे ही अपने सैंपल को फिल्टर पेपर पे डालोगे और उसको छोड़ दो, लिव इट फॉर 24 आवर्स, लिव इट फॉर 20 आवर्स, आप उसको 20 घंटे के लिए छोड़ दो। और इस 20 आवर्स में आप लोगों को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंक्यूबेशन टाइम। इसको हम लोग इंक्यूबेशन टाइम के नाम से जानते हैं। इस इंक्यूबेशन टाइम में क्या होता है, इस इंक्यूबेशन टाइम में आप लोगों का बैक्टीरिया या फिर आपके जो कॉलीफॉर्म्स हैं वो ग्रोथ करते हैं, आपके कॉलीफॉर्म्स ग्रो होते हैं। और जब ग्रो होते हैं तो ऑब्वियसली आपके कॉलीफॉर्म्स के अंदर कोई ना कोई चेंज देखने को मिलता है। तो वो चेंज कैसे पता लगता है, ये तुमको ध्यान रखना है। वो बेसिकली चेंज कैसे पता लगता है कि जब कॉलीफॉर्म ग्रो होते हैं तो उनके बिहेवियर में चेंज होता है। जो अपीयरेंस होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस, फिल्टर पेपर पे कुछ ना कुछ अपीयर होता है, उसमें चेंज होता है। कैसे, मैंने कहा जब कॉलीफॉर्म ग्रो करता है तो बेसिकली आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंट में चेंज आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंट चेंजेस कैसे होता है, क्लियर करते हुए चलना। सबसे पहले ये पिंक होता है, फिर उसके बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। पिंक होता है, उसके बाद ये रेड कलर में चेंज हो जाता है, यानी फिल्टर पेपर पे रेड कलर फॉर्मेशन आ जाती है। और वो रेड कलर फॉर्मेशन बेसिकली डिनोट्स की कॉलीफॉर्म है। मेरी बात को समझे आप लोग। तो रेड कलर फॉर्म हो जाता है पिंक से, और उसी रेड कलर फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कलरिंग टेक्निक। कलरिंग टेक्निक के नाम से इनको जाना जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है टेक्निकली, दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। इसी को हम लोग ग्राम नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोग लिख लो कि ग्राम नेगेटिव क्या है, एक कलरिंग टेक्निक है। ग्राम नेगेटिव क्या है आप लोगों की, एक कलरिंग टेक्निक है। और यही कलरिंग टेक्निक आप लोगों को बताती है कि कॉलीफॉर्म है कि नहीं है। यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म, यूज्ड टू डिटेक्ट कॉलीफॉर्म। ठीक है, कैसे, ये रेड कलर फॉर्मेशन शोज एक्चुअली की कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है। और जितना कॉलीफॉर्म उपस्थित होगा उतना ज्यादा तुम लोगों का बढ़िया तरीके से बना रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलो एक बारी मेरे को यस कर दो, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। हाँ, आगे मेरी बात आती है यहां पर एक और टेक्निक मेरे पास यूज होती है। उस टेक्निक को बेसिकली मैं नाम देता हूं एमपीएन टेक्निक। एमपीएन टेस्ट आप लोगों का क्या होता है, एमपीएन एक्चुअली डिनोट्स मोस्ट प्रोबेबल नंबर। एमपीएन क्या होता है, एमपीएन आपका कहलाया जाता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर डिनोट्स, सर ये पिंक से रेड कैसे होगा। हाँ, क्या होता है ना, शुरू में जब आप फिल्टर पेपर जो स्टेराइल है, फिल्टर पेपर पे आप अपना कोई भी वाटर सैंपल डाल के रखते हो, उस वाटर सैंपल के अंदर आपको पता है कि आपके सारे के सारे बैक्टीरिया जो हैं वो जाके स्टोर हो जाएंगे, जो स्पोर्स होते हैं उनमें जाके भर जाएंगे। उसके बाद आप क्या करते हो, इनको छोड़ देते हो 20 घंटे के लिए। जब इनको छोड़ते हो 20 घंटे के लिए 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर पे, तो ये ग्रो होने लग जाते हैं। ठीक है, और ग्रो होते होते बस अपना कलर चेंज कर देते हैं, यही होता है। समझ आया आदित्य? चल, एमपीएन क्या बताता है, एमपीएन नंबर एक्चुअली डिनोट्स डेंसिटी ऑफ पोलर फॉर्म। इट डिनोट्स डेंसिटी ऑफ कॉलीफॉर्म। ये आपके कॉलीफॉर्म की डेंसिटी को डिनोट करते हैं। क्लियर है? अभी बात आती है कैसे करते हैं, इसके प्रोसीजर को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू वन थिंग, कि यहां पर जो कॉलीफॉर्म्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो वो कॉलीफॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको जरा समझकर चलना। कॉलीफॉर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि यहां पर जो कॉलीफॉर्म है वो रॉड शेप्ड है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन स्पोर फॉर्मिंग, यानी अपने आप में ही नॉन स्पोर फॉर्मिंग का मतलब होता है स्टेनिंग टेक्निक होती है ये, कि आपके जो कॉलीफॉर्म है फिल्टर पेपर पे गए थे
वो फिल्टर पेपर पे जाने के बाद कलर चेंज कर रहे थे, तो उसी पर्टिकुलर फिल्टर पेपर की टेक्निक को नॉन स्पोर फॉर्मिंग बोला गया, ठीक है ना। और तीसरा आपके पास यहां पर होता है ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम नेगेटिव और नॉन स्पोर फॉर्मिंग जो है बेसिकली ये क्या है, ये कलरिंग टेक्निक है, कलरिंग डिटेक्शन टेक्निक है, ठीक है ना। ये समझ के चलना है, कलरिंग डिटेक्शन टेक्निक है, आपको क्लियर होनी चाहिए छोटी छोटी बातें। आगे मेरी बात आती है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कि आप मोस्ट प्रोबेबल नंबर को 3 स्टेज में परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सी 3 स्टेज होती है? पहला आता है आपके पास प्रिजम्पटिव टेस्ट स्टेज, डन इन 3 स्टेजेस। यहां लिख देता हूं, छोटी सी बात है, डन इन 3 स्टेजेस। पहला आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टेस्ट, दूसरा आपके पास आता है कंफर्मेटरी टेस्ट, और तीसरा आपके पास आता है कॉलीफॉर्म डेंसिटी टेस्ट। कंफर्म्ड टेस्ट और तीसरा आपके पास आता है कंप्लीट टेस्ट कह लो, जिसमें हम लोग काउंट करते हैं बेसिकली और कुछ नहीं, ठीक है। चलो इसको समझकर चलते हैं बेसिकली होता क्या है। आपको बोला जाता है आपके पास एक वाटर सैंपल है, एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने अपना वाटर सैंपल डाला, और वाटर सैंपल डालने के बाद इसी के अंदर आपने लैक्टोज ग्रोथ डाल दिया। एक काम करिएगा मेरे कहने से, गूगल पे सर्च करना कि लैक्टोज ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा पता लगेगा। तो आगे मेरी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे कि लैक्टोज ग्रोथ डालने के बाद क्या होगा, ये वाटर सैंपल के बैक्टीरिया यूजेस लैक्टोज ग्रोथ, आपके बैक्टीरिया आपके लैक्टोज ग्रोथ को यूज करेंगे, और लैक्टोज ग्रोथ को यूज करने के बाद फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये एसिड फॉर्म करेंगे एंड CO2 फॉर्म करेंगे। हाँ होता है। और एसिड और CO2 फॉर्मेशन की प्रेजेंस बेसिकली आपको क्या बताती है, एसिड और CO2 की प्रेजेंस आप लोगों को कॉलीफॉर्म प्रेजेंस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन देती है। कॉलीफॉर्म प्रेजेंस के बारे में सारा डाटा आपको बताती है। मेरी बात समझ में आई? आपके पास वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल में लैक्टोज ग्रोथ आपने डाला, लैक्टोज ग्रोथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड और CO2 बनाएगा। एसिड और CO2 की प्रेजेंस आपको वहां पर कॉलीफॉर्म की डिटेक्शन बताती है कि कॉलीफॉर्म है, मतलब बैक्टीरिया है तो एसिड भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है, ठीक है। चलो अभी क्या होता है ना कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जो आप लोगों को टाइम लगता है वो कितना होता है, लगभग 48 घंटे। और कितना टेम्परेचर हम लोग यहां पर फॉलो करके चलते हैं, वो ही 35 से 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहां पे रखा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बच्चे? नाउ जेंटलमैन यू नो कि इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, कमेंट करेंगे जल्दी से। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, जल्दी कमेंट करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को, अबे MPN नहीं कहते, मैंने कहा 48 घंटे के लिए जो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे तुम छोड़ के रख रहे हो, उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बताओ। अरे इंक्यूबेशन भाई, क्या कर रहे हो? इसी को तो हम लोग इंक्यूबेशन का नाम देते हैं, इसी को तो इंक्यूबेशन कहते हैं। अरे यार ऐसे करोगे, इसी को तो इंक्यूबेशन का नाम दिया जाता है। तो MPN में कितने टाइम के लिए इंक्यूबेशन होता है? 48 घंटों के लिए। क्वेश्चन है तुम्हारे जेई के। वही फिल्टर टेक्निक में कितनी देर के लिए होता है? 24 घंटे के लिए। फिल्टर टेक्निक में टेम्परेचर वही 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, एक दो पेपर में 20 डिग्री भी बोला गया है, ठीक है ना। तो वो आप अपनी तरफ से देख लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और मेरी बात आती है कि इसमें टेम्परेचर कितना, 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें भी। अभी सुनो, इसमें मीडियम कौन सा दिया जाता है? लैक्टोज ग्रोथ। उसमें मीडियम कौन सा दिया जाता है? एमेंडो मीडियम। लिखवाया नहीं है ना? एक मिनट, मैंने लिखवाया नहीं है क्या?
ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लिख लो यार एक मिनट। लीव इट फॉर 24 आवर, कॉलीफॉर्म ग्रो करेगा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस चेंजेस ग्राम नेगेटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, लिख लो ये बात यहां पे लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम एंडोमीडियम। यहां पर कौन से वाला मीडियम आप लोग देकर चलते हो उसको कहते हैं एम एंडोमीडियम, ठीक है ना, ये भी मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो एम एंडोमीडियम दिया जाता है, उसके तहत कार्य होता है पूरा का पूरा। आगे चलो, ये क्लियर है। अभी मेरी बात आती है, अब इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है समझ के चलना। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशंस के लिए मेजर करते हैं। मेजर्ड फॉर डिफरेंट डाइल्यूशंस, measured for different dilution ratios as, कैसे कैसे जरा समझते हैं। सबसे पहले आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब में आप 10 ml सैंपल बनाते हैं, किसका, वाटर सैंपल प्लस लैक्टोज ब्रोथ। लैक्टोज ब्रोथ का एक सॉल्यूशन आप लोग बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज 10 ml, क्लियर है। तो ये आप लोगों का 10 ml सॉल्यूशन बनकर चलता है। अब इसकी डाइल्यूशन आपको क्रिएट करनी होती है, तो डाइल्यूशन आप कैसे क्रिएट करते हैं कि 9 ml आपके पास तो वाटर सैंपल रहता है, फर्दर आप इसमें से 1 ml दे देते हो, तो टोटल 10 ml होता है। लेकिन क्या होता है, इसको हम कहते हैं 0.1 डाइल्यूशन, ऐसा कह लो 0.1 ml डाइल्यूशन, ठीक है। आगे मेरी बात आती है यहां पर, फर्दर आप इसको और डाइल्यूट करते हो, इसमें से 9 ml फर्दर आपके पास वाटर सैंपल होता है और इसमें से 1 ml आप और डाल देते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं 0.01 ml डाइल्यूशन, क्लियर है। ये मैं निकाल कैसे रहा हूं इसको समझते हैं। मैंने कहा यहां पर आपके पास टोटल आपको कितना देखना होता है, डिटेक्शन ऑलवेज मेजर्ड, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, डिटेक्शन ऑलवेज मेजर्ड पर 100 ml सैंपल, 100 ml सैंपल के लिए डिटेक्शन मेजर करी जाती है, ठीक है ना। तो अब 10 ml है, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड 1 ml डाइल्यूशन, 1 ml डाइल्यूशन हो गया तुम लोगों का। फर्दर 1 ml डाइल्यूशन को और तोड़ दिया आपने 10 में, और 10वें हिस्से में और तोड़ दिया, 10 में से 1 निकाल रहे हो 0.1 ml, इसका 10वां हिस्सा और तोड़ दिया 0.01 ml डाइल्यूशन। तो इस तरीके से डाइल्यूशन आप प्रिपेयर करते हो। हर डाइल्यूशन के एवरी डाइल्यूशन हैज 5 ट्यूब्स, हर डाइल्यूशन की तुम्हारे पास 5 टेस्ट ट्यूब होती है। 5 टेस्ट ट्यूब हर किसी की मतलब हो गई, इसकी भी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, यानी हर किसी डाइल्यूशन के लिए 5-5 टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं, ठीक है ना बच्चे। नाउ जेंटलमैन हैव अ कंसंट्रेशन। हर किसी डाइल्यूशन के लिए 5-5 टेस्ट जब परफॉर्म करते हैं ना, तो होता क्या है कि तुम लोगों का जो टेस्ट कलर चेंज दे देगा, द ट्यूब विच शोज फॉर्मेशन ऑफ एसिड एंड CO2 कॉल्ड पॉजिटिव, उस पर्टिकुलर ट्यूब को हम पॉजिटिव टेस्ट या पॉजिटिव ट्यूब के नाम से जानते हैं। अदरवाइज इट इज कंसीडर एज नेगेटिव टेस्ट, यानी जिस पर्टिकुलर डाइल्यूशन में और जितने नंबर ऑफ ट्यूब में CO2 और एसिड बना मिल जाएगा वो पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो अदरवाइज तुम्हारे पास आया नेगेटिव टेस्ट। अब मेरी बात आती है कि भाई पॉजिटिव टेस्ट और नेगेटिव टेस्ट के बिहाफ पर तुम्हारी कुछ कैलकुलेशंस आती है, समझकर चलना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा मान लीजिए 1 ml डाइल्यूशन वाला तुम्हारे पास 4 ट्यूब आ रहा है, 0.1 ml डाइल्यूशन वाली 3 ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव दे रही है, 0.01 ml वाली 2 ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव दे रही है, और 0.001 वाली ml वाली कोई भी टेस्ट तुमको पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं कर रही। तो तुम यहां पर लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव कितना देगी, 5 टोटल होती है ना, 4 ने पॉजिटिव दे दिया, 1 ने नेगेटिव दिया, इधर 2 ने नेगेटिव, इधर 3 ने नेगेटिव, और इधर 5 के 5 ने नेगेटिव दे दिया, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रेंज के बिहाफ पर तुम लोगों को अब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई तुम लोगों को बताना है MPN पर 100 ml कैसे निकाला।
इस पर्टिकुलर डाटा के बिहाफ पर, ये क्वेश्चन ही है सब्जेक्टिव और वो ही मैं तुमको समझा रहा हूं। इस पर्टिकुलर डाटा के बिहाफ पर एक्चुअली में हम लोगों से पूछा जाता है कि आपका एमपीएन पर 100 ml कितना है। तो हाउ एक्चुअली यू आर गोइंग टू फॉर्म इट? इट इज हैविंग वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इनटू 100, नंबर ऑफ पॉजिटिव ट्यूब्स इनटू 100 अपॉन में रूट ऑफ वॉल्यूम इन नेगेटिव ट्यूब्स, रूट ऑफ वॉल्यूम इन नेगेटिव ट्यूब्स, वॉल्यूम इन नेगेटिव ट्यूब्स इनटू में टोटल सैंपल, इनटू में टोटल ml ऑफ सैंपल, इनटू टोटल ml ऑफ सैंपल। कितने सैंपल का टोटल ml? दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एमपीएन। क्लियर है? अब जरा समझकर चलते कि कैसे कैसे ये हो रहा है। पहले तो एक बार यहां तक गैस करो, क्योंकि लास्ट में खड़े हैं बिल्कुल हम। यहां तक तो क्लियर है ना तुम लोगों को? जल्दी से बताओ, यहां तक तो क्लियर है ना तुम लोगों को? जल्दी से बताओ। मेरी बात आती है यहां से, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सेइंग दैट कि पॉजिटिव सैंपल कितना? आपने यहां पर कहा आपके पास 4 पॉजिटिव इसके, 3 इसके, टोटल ये नंबर ऑफ ट्यूब्स कितनी आ रही है पॉजिटिव की? नंबर ऑफ ट्यूब्स इन पॉजिटिव सैंपल कितना आ रहा है? 9। 4 + 3 + 2 9 आ रहा है। नंबर ऑफ ml इन नेगेटिव ट्यूब्स कितना है? आपने नेगेटिव ट्यूब के लिए ml निकालना है। डाइल्यूशन कैसे निकालते? एक तो है एक के लिए 1 × 1 प्लस 2 ट्यूब 0.1 के लिए प्लस 3 ट्यूब 0.01 के लिए प्लस 5 ट्यूब 0.001 के लिए। And whenever I will be going to solve it, I will get pure answer 1.235। यही आ रहा है मेरे ख्याल में 03, यहाँ पे 1.235 इतना ml आ रहा है। नेगेटिव ट्यूब का सैंपल इतना ml आपके पास यहाँ पर आ रहा है। और टोटल सैंपल कैसे निकालेंगे? आप लिख सकते हैं ना, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, खत्म। तो टोटल ml कैसे निकालेंगे आप लोग? आपने कहा टोटल ml निकालने का होगा 5 × 1, 5 × 0.1, 5 × 0.01, 5 × 0.001, and whenever I will be going to solve it, I will get it as 5.555। अरे सारी वैल्यू तो पता है, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन एमपीएन निकालने की टेक्निक का है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा लास्ट की बात करूंगा। तो मैंने कहा एमपीएन पर 100 ml कैसे निकाला? वो आपने फॉर्मूले के हिसाब से करा, 9 × 100 अपॉन में रूट ऑफ 1.235 × 5.55। Whenever I am going to solve it, I'll get one value और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। मेरे पास ना एक्चुअली में ये सॉल्व्ड पड़ा हुआ है, तो मैं देख के लिख देता हूँ कितना कितना आ रहा है। 344। चलो, तो इस तरीके से एमपीएन टेस्ट परफॉर्म करा जाता है। जेई में जनरली ये नहीं आता। जेई में तो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और वन लाइनर में फॉर्मूला पूछ सकता है अगर थोड़े स्ट्रेट जेई की तरफ जा रहे हो। डिफिकल्ट हो जाते हैं ना वो लोग। फिर ये सब पूछ सकता है कि इंक्यूबेशन टाइम कितना, टेम्परेचर कितना, इंक्यूबेशन मीडियम कौन सा, फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज कितना, पोरोसिटी कितना, और कितने ml के लिए आप अपनी कॉलीफॉर्म डेंसिटी को डिनोट करते हो 100 ml के लिए। याद रखना बहुत जरूरी है, हल्के में मत ले। तो ये वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आप सभी को आने चाहिए। ठीक है, चलो आगे मेरी बात आती है। अब मेरे को एक बात बताओ कि तीसरा जो आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। दैट इज फ्रॉम कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। एक ही बात है, ये तो बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि वेरी कॉम्प्लेक्स। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, लिख लो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव ट्यूब टेस्ट। मैंने तो बस ऐसे ही याद करना। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव ट्यूब टेस्ट। जितना भी तुम लोगों का पॉजिटिव ट्यूब टेस्ट आ रहा है ना, जितने भी नंबर, उनका रेसिप्रोकल कॉलीफॉर्म इंडेक्स कहलाता है। अब एक बात बताओ, मेरा क्वेश्चन तुमसे 15 से 20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले मैंने पूछा था कि भाई मेरे को यह बताओ कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप तीनों में से।
अब बताओ, तीनों टेस्ट पढ़ लिए, कौन सा टेस्ट आप जनरली परफॉर्म करने वाले हैं? जल्दी से बताओ। एमपीएन टेस्ट, मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक या कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट? अरे तुक्का ही मारो, सारे मारो, पर जितने उपस्थित है उतने तुक्का मारो। चलो मैं बताता हूं, सबसे आसान कौन था? फिल्टर वाला, खाली डाला और काम हो गया। कॉलीफॉर्म के लिए डाइल्यूशन टेक्निक फॉलो करनी है। डाइल्यूशन टेक्निक बहुत मुश्किल है, एसिड की प्रेजेंस करवाना और वो करवाना, CO2 की प्रेजेंस डिटेक्ट करना मुश्किल है। तो इजीएस्ट प्रोसेस कौन सा है तुम्हारे लिए यहां पर? आपने कहा भाई इजीएस्ट प्रोसेस जो अभी अवेलेबल है तीनों में से अमंग 3 कौन सा है? इजीएस्ट प्रोसेस अमंग 3 दैट इज एक्चुअली मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, MFT टेस्ट। तो हम इसी को फॉर्म करते हैं, हम इसी को फॉलो करते हैं। नोट करके लिख लो, इन डेली रूटीन या जनरली वी फॉलो मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। हम लोग किसको फॉलो करने वाले हैं? हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक को फॉलो करते हैं बिकॉज इट इज इजीएस्ट। ये भाई आसान होती है ना, काम हो जाता है तुम्हारा। और आजकल तो बल्कि एमपीएल और कॉलीफॉर्म, लिख लो ये बात जी, एमपीएल एंड कॉलीफॉर्म आर ऑब्सोलीट, ये तो खत्म ही हो गए हैं तुम्हारे। ठीक है, ये भी याद करना है। चलो अब मेरे पास बात आती है, ये सब तो मैं तुमको बता चुका हूं, काफी है भी बेसिकली ये। लास्ट टॉपिक जो मेरे पास इस पर्टिकुलर यूनिट का बचा है वो बचा बीमारी और उनको फैलाने वाले बैक्टीरिया के नाम। पूरा रट्टाफिकेशन प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, रटना तो पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी टेबल बना लो या कैसे लिख लो। यहां पर आएगी आपके डिसीज। अच्छा, डिजीज शब्द को कभी तोड़ के देखा? डिजीज शब्द में 2 शब्द है, डिसीज, ईजमेंट से जीने में जब दिक्कत आने लगती है तो डिजीज कहलाता है। कितना प्यारा शब्द है ये। और आप लोगों के पास आता है डिजीज के बाद वो कौन से बैक्टीरिया द्वारा कॉज करी जाती है। तो पहला डिजीज मान लीजिए आपके पास आया टाइफाइड, या आप दूसरा भी लिख सकते हैं पैराटाइफाइड। तो टाइफाइड और पैराटाइफाइड क्या है ना, ये होता है सैलमोनेला टाइफी बैक्टीरिया। देखो थोड़ा सा नाम अलग मिलेगा, स्पेलिंग पे मत जाना मेरी, थोड़े से इधर उधर जा सकते हैं मेरे, लेकिन सर एक्यूरेसी फिल्टर टेस्ट में कम होती है। नहीं, ये किसने बोला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्यूरेसी फिल्टर टेस्ट में कम होती है ऐसा नहीं है। हाँ देखो, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं एमपीएन को और फिल्टर को, तो एमपीएन की ज्यादा होती है क्योंकि डाइल्यूशन रेशियो बहुत कम कर देते हो। लेकिन क्या है ना कि जितने फिल्टर पेपर में अपने को एक्यूरेसी मिलता है वो उतने से अपना काम चल जाता है। तो इजिएस्ट टू फॉलो, इजिएस्ट टू परफॉर्म, टाइम सेविंग, 48 घंटे हो रहे हैं, इसमें हमारा 20 घंटे में काम हो जाता है। तो काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम एमएफटी को फॉलो करते हैं। एक्यूरेसी थोड़ी कम भी आती है तो अपने का काम चल जाता है। ठीक है, अगला आपके पास आता है कोलेरा। कौन करता है? विब्रियो कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा। तीसरा आप लोग यहां पर लिख लीजिए डाइसेंट्री। कौन करता है? शेग बैसिलस। मुझे 2-3 नाम तुम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। एक दो और लिख लो। हेपेटाइटिस कौन फॉर्म करता है? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कौन फॉर्म करता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, दैट इज फॉर्म्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस। और एक और लिख लो, पोलियो, पोलियो वायरस, पोलियो माइस्टिस कहलाया जाता है बेसिकली। ये करता है पोलियो वायरस। बस इतने बहुत है, बाकी कोई क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे।
ठीक है। सो दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड एंड वी नीड टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और कल आप लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट करवा दूंगा। आई होप सो कि यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। बट हाँ, ये भी सच है कि स्मार्ट बोर्ड पे डेली नहीं करूंगा, मैं फेस दिखाना शुरू कर दूंगा 31 तारीख के बाद। ठीक है, तो अभी चलता हूँ। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी।